हे गाइस, मेरा नाम है वंशज। आई होप कि आप सब सेफ होकर। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स का 20 मिनट रिवीजन सीरीज। ये फिजिक्स क्लास 11 का चैप्टर है। मैं ऑलरेडी केमिस्ट्री क्लास 11 का थर्मोडायनेमिक्स ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, आप उसको जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट आपको लास्ट में स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। बट आज हम फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर लेके आए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की सिर्फ आज कल के लिए वैलिड है कि 20% डिस्काउंट यहाँ पे चल रहा है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे आपको सारे जो सब्सक्रिप्शन है प्लस है फिर आइकॉनिक, आपको यहाँ पे 20% ऑफ देखने को मिलता है। आप कोड क्या यूज कर सकते हो? आप कोड यूज कर सकते हो वंशज5। अगर आप वंशज5 कोड यूज करते हो तो आपको 20% का सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलता है। 3 फेब से ये जो डिस्काउंट है ये 10% हो जाएगा। इसलिए मेरी मानो तो भाई आज सब्सक्रिप्शन खरीदने की कोशिश करो। एज वेल एज क्लास 10th का यहाँ पे फेब में मेरा प्लस बैच भी आने वाला है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, तो उसको भी आप अगर एनरोल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेज करना होगा। तो अगर आपको कोई कजन है क्लास 10th में तो आप उसको ये चीज रिकमेंड कर सकते हो। एंड वहां पर आप अगर 20% का मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हो, वंशज5 कोड यूज करो, आपको वो डिस्काउंट मिल जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स के बारे में, तो भाई थर्मोडायनेमिक्स की अगर डेफिनेशन की बात करूं, नॉर्मल जस्ट डेफिनेशन है कि यहाँ पे रिलेशनशिप है किसके बीच में? यहाँ पे रिलेशनशिप है हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बीच के अंदर। तो हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बीच में अगर मैं रिलेशनशिप को डिफाइन करूं तो उसको मैं थर्मोडायनेमिक्स का नाम दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली अगर मैं बात करूं तो थर्मल एनर्जी का कन्वर्जन या फिर टू या फिर फ्रॉम अदर रिसोर्सेज में एनर्जी के यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा होता है। इसको मैं जस्ट बेसिकली एक थर्मोडायनेमिक्स का यहाँ पे एक एग्जाम्पल या फिर मैं डेफिनेशन कह सकता हूँ, जो कि बहुत ज्यादा एक नॉर्मल सी बात है अगर आप इस चैप्टर को स्टार्ट करना चाहते हो। तो जो स्टेट ऑफ गैस है वो स्पेसिफाई करी जाती है किससे? कुछ मैक्रोस्कोपिक यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं। कैसे? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, ये सब मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स है। तो आपको याद रखना है कि मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स कौन से हैं? वो है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इस टाइप की। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में केमिस्ट्री में भी काफी सारी चीजें डिस्कस करी हुई है। काफी हद तक यहाँ पे केमिस्ट्री का एंड फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स सेम ही होता है लगभग। तो अगर आप ये वाली वीडियो देख लो फिजिक्स की, तो उसके बाद एक बार आप केमिस्ट्री की भी गो थ्रू कर लो, क्योंकि आपको वो भी तो पढ़ना ही है। तो आपको दोनों तरफ से यहाँ पे नॉलेज गेन हो सकती है, क्योंकि कुछ चीजें मैंने वहां पे समझाई है, कुछ चीजें हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे मिलकर एक थर्मोडायनेमिक्स यूनिट आपकी बहुत ज्यादा पक्की हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, सिस्टम की बात करते हैं, मैंने वहां पे भी सिस्टम के बारे में समझाया था। वो एक ऐसा पर्टिकुलर यूनिट जहाँ पे हम फोकस करें, जहाँ पे हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, स्पेस की बात करूं, रीजन ऑफ स्पेस जहां पे हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरिया, उसको फोकस लेके चल रहा हूं, तो उसको मैं सिस्टम का प्यार से नाम दे दूंगा। आई होप कि आपको सिस्टम तो समझ में आ गया हो। सराउंडिंग क्या हो गया? सिस्टम के अलावा यहाँ पे आसपास की जो चीजें हो गई वो सराउंडिंग्स का नाम दे दिया जाएगा। तो सिस्टम जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, उसके अलावा जितनी भी चीजें एनवायरमेंट में, उसको मैं सराउंडिंग्स का नाम दे दूंगा। तो स्टेट ऑफ सिस्टम है वो यहाँ पे कुछ चीजों से यहाँ पे डिनोट करा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ प्रेशर तो P, वॉल्यूम तो V, टेम्परेचर तो T, ऐसी सिमिलर एंट्रोपी तो S। ठीक है, तो इसको मैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स का यहाँ पे एक डिफाइन करता हूँ। तो आपको अभी तक सिस्टम समझ में आ गई, थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन समझ में आ गई, कुछ यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स बताए। और अगर मैं उसको यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ऐड अप करूँ तो उसको मैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स को बोलूंगा। जैसे प्रेशर P, वॉल्यूम यहाँ पे V हो गया, टेम्परेचर T हो गया, ऐसी एंट्रोपी S हो गया। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे समझनी जरूरी है। तो जस्ट यहाँ पे हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें होती है, ओवरव्यू जस्ट देने के लिए, समझ गए। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं हीट एंड वर्क को लेकर। तो भाई सबसे पहले मैं बात करूँ इंटरनल वर्क, दो टाइप के वर्क देखने को मिलेंगे, इंटरनल वर्क एंड एक्सटर्नल वर्क। इंटरनल वर्क क्या होता है भाई? एक पार्ट, सिस्टम की बात करूँ तो एक पार्ट दूसरे पे काम कर रहा है इस सिस्टम के अंदर ही, तो उसको मैं इंटरनल वर्क बोलूंगा। ठीक है, उसको यहाँ पे मैं इंटरनल वर्क बोलूंगा। अगर मैं इसके एक छोटे से एग्जांपल दूं तो भाई वर्क कौन कर रहा है? एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो गैसेस सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है अगेंस्ट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो गैसेस के बीच में लग रहा है। यहाँ पे जो वर्क कर रहा है वो मैं कह सकता हूँ एक एग्जांपल है इंटरनल वर्क का। आई होप कि आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ गई। इंटरनल वर्क सीधी सी बात है, जो यहाँ पे अंदर ही सिस्टम के अंदर एक कोई पार्ट है दूसरे पार्ट पे वर्क कर रहा है। एक्सटर्नल वर्क की प्यार से बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल वर्क, देखो दो चीजें एक्सटर्नल वर्क में, उसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखो दो चीजें। सबसे पहला, अगर वर्क डन हो रहा है बाय द सिस्टम, किस पे? सराउंडिंग्स पर, या फिर वर्क डन हो रहा है ऑन द सिस्टम बाय सराउंडिंग्स। समझे? दो अलग अलग चीजें। आई होप इसको दोबारा 10 सेकंड्स पीछे करो और दोबारा सुनो इस चीज को। ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। व्हेन द वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग्स, या फिर ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग्स। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सटर्नल वर्क कहूंगा, जहाँ पे सिस्टम एंड सराउंडिंग्स का इन्वॉल्व हो गया है, इन्वॉल्वमेंट हो गया है, उसको मैं एक्सटर्नल वर्क का नाम दूंगा। इंटरनल एक्सटर्नल वर्क, आई होप कि आप चीज समझ गए होंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वर्क डन किसी भी गैस का, जब यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो डायरेक्टली मैं ऑलरेडी उसमें चैप्टर में फॉर्मूला बताया था, P डेल्टा V होता है यहाँ पे। ठीक है, P डेल्टा V होता है। ठीक है,
तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जस्ट अगर मैं यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन की वैल्यू लेके चलूँ तो यहाँ पे आप पी डेल्टा वी को जब लिखोगे तो यहाँ पे आप लिमिट्स लगा लोगे V1 से V2 कब, जब वॉल्यूम V1 से V2 यहाँ पे आपका चेंज हो रहा है। तो वर्क डन हमेशा याद रखना पी डेल्टा वी होता है। अगर आप इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में रखो तो वर्क डन इज इक्वल्स टू पी डी हम लिख लेते हैं और वहाँ पे लिमिट्स लगा लेते हैं V1 से V2 जो कि हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है। इसको मैं एक्सटर्नल वर्क डन बोलूंगा। दूसरी बात, ये जो वर्क डन है मैंने उस चैप्टर में बताया था केमिस्ट्री में, ये जो वर्क डन है यहाँ पे एरिया ऑफ पीवी ग्राफ के इक्वल हो जाता है। ठीक है, जो भी पीवी ग्राफ बनना है, देखो पी और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ बनना है हमारा ये वाला, इसका अगर आप एरिया लोगे तो आपको सिमिलरली आपको वही एक्सटर्नल वर्क डन निकल के आ जाएगा। तो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई हो। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, उस चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी थी। अगर आप वो चैप्टर देख के आ रहे हो तो आपको ये चीज़ और ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि जस्ट हम वही चीज़ रिवाइज कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई। देखो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से V2, यहाँ पे हम dV बहुत शॉर्ट वॉल्यूम ले रहे हैं यहाँ पे dV, क्योंकि हम इंटीग्रेशन वाली वैल्यू हम रख रहे हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ पे सब चीज़ें समझ में आ रही हूँ। तो अब हम बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशन की। देखो साइन कन्वेंशन एक ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पे केमिस्ट्री में डिफरेंट होती है और फिजिक्स में डिफरेंट होती है। तो मैं यहाँ पे केमिस्ट्री का एडअप साइन कन्वेंशन नहीं करने वाला हूँ, ना मैं उसके बारे में बात करूंगा, मैं सिर्फ फिजिक्स के बारे में बात करूंगा। केमिस्ट्री वाला साइन कन्वेंशन जानना है तो केमिस्ट्री वाली वीडियो में देखो थर्मोडायनेमिक्स की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं केमिस्ट्री वाला भी एडअप कर दूंगा तो ना तो हमें फिजिक्स वाला समझ में आएगा, ना तो हमें केमिस्ट्री वाला समझ में आएगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या करो, एक बार ये वाली वीडियो देखो, इसके नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे, और एक बार उस वाले के नोट्स दोनों को साथ में खोलो और देखो कि यहाँ पे मुझे इसको कैसे लर्न करना है, क्योंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो जाता है। फिजिक्स का समझते हैं। ठीक है, अगर वर्क डन हो रहा है बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ वर्क डन हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, सिस्टम वर्क कर रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव रखूंगा। ठीक है, वर्क डन पॉजिटिव हो गया। अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर यहाँ पे सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो वर्क डन में नेगेटिव रखूंगा। ये बात आप ये ऐसे समझ सकते हो, अगर आप खुद एक सिस्टम हो तो अगर आप काम कर रहे हो तो आपका वर्क पॉजिटिव होगा, अगर आप पे कोई काम कर रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। समझ गए? अगर सिस्टम काम कर रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन, अगर सिस्टम पे काम हो रहा है तो नेगेटिव वर्क डन। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस की, तो यहाँ पे क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल गोला बन गया तो क्या होगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन हमारी सेम हो जाएगी। तो वहां पे जो वर्क डन हम निकालेंगे उस सर्कल का एरिया निकाल के हमें वर्क डन पता लग जाएगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पे सर्कल जो हम बना रहे हैं, ठीक है, ये देखो ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर यहाँ पे जो साइकिल हुई, जो सर्कल की साइकिल घूम रही है वो क्लॉकवाइज हुई तो यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव रहेगा, अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हुई तो वर्क डन हमारा यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई हो। दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिस्टम अगर काम करेगा तो अगर मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन, सिस्टम पे काम हो रहा है, सिस्टम ऑन द सिस्टम वर्क डन हो रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन। क्लॉकवाइज साइकिल है, क्लॉकवाइज तो समझ काम बिल्कुल क्लॉकवाइज हो रहा है, बढ़िया से हो रहा है, तो मतलब पॉजिटिव वर्क डन। एंटी क्लॉकवाइज चीज़ें होने लग गई तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ पे अभी तक चीज़ें समझ में आ गई हो। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन वर्क एंड हीट है। वर्क एंड हीट की बात करें तो उसका रिलेशन क्या है, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है बस, जो अमाउंट ऑफ हीट है प्रोड्यूस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है हमारी यहाँ पे मैकेनिकल वर्क डन से। तो आप डायरेक्टली इसको याद कर सकते हो, जो एच है हीट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस वो डायरेक्टली वर्क डन से यहाँ पे प्रोपोर्शनल डायरेक्टली हो गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपने कॉन्स्टेंट लगा दिया जे, तो जस्ट आपको यहाँ पे इसको समझना है। इसको मैं जूल्स लॉ के नाम से भी बोलता हूँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, मैं इसको जूल्स लॉ भी बोलता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, वर्क एंड हीट के बीच का रिलेशन, जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे वर्क डन के। आई होप कि आपको यहाँ पे तक चीजें समझ में आ रही हो। जे क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। यहाँ पे हमेशा हम कांस्टेंट लगाते हैं, क्यों कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए। आई होप कि आपको अभी तक सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। वहाँ पे हमने थर्मोडायनेमिक्स की लॉज डिस्कस करी थी और यहाँ पे भी हम थर्मोडायनेमिक्स की कुछ लॉज को डिस्कस करने वाले हैं। इसी बात है भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पे क्या होता है कि जो जितनी भी हीट यहाँ पे जो सिस्टम पे आ रही है वो पार्शियली यूटिलाइज हो जाएगी किसमें, एक्सटर्नल वर्क में, और बाकी जो बची हुई हीट, जो हीट होगी यहाँ पे दो चीज़ों में डिवाइड होगी। सीधी सी बात है, पहला जो होगा वो होगा वर्क डन और दूसरा होगा यहाँ पे इंटरनल एनर्जी। ठीक है, रिमेनिंग होगी यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। जस्ट आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे याद रखनी है, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। क्यू क्या है यहाँ पे हीट है, यू क्या है यहाँ पे इंटरनल एनर्जी और डब्ल्यू क्या है वर्क डन है। तो सीधी सी बात, अगर आप याद रख लो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हीट है वो दो चीजों में डिवाइड हो रही होगी, पहला क्या है वो है वर्क डन, दूसरा क्या है इंटरनल एनर्जी। आई होप कि आपको चीज समझ में आ रही हो। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात दे रखी है, जो इंटरनल एनर्जी है डी यू, मतलब यहाँ पे शॉर्ट, हमने छोटी इंटरनल एनर्जी ले ली है जिसको हमने डी यहाँ पे मार्क आउट कर लिया है। तो जो इंटरनल एनर्जी है वो यहाँ पे स्टेट पे डिपेंड हो रही होगी, फाइनल एंड इनिशियल स्टेट पे डिपेंड हो रही होगी। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हीट एंड वर्क डन की, तो ये पाथ फंक्शन है। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन आपको मैंने थर्मोडायनेमिक्स में समझाया था, और दोबारा समझा लेते हैं। तो स्टेट फंक्शन क्या है, जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड हो रहा हो। पाथ फंक्शन क्या है, जो उनके बीच के रास्ते पे डिपेंड हो रहा हो। जैसे मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है तो आप ऐसे भी जा सकते हो, 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 कैसे भी जा सकते हो। बट जो आपका यहाँ पे पॉइंट है ए एंड बी,
ये तो देखो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन तो ए एंड बी ही है, तो जो स्टेट फंक्शन है वो सिर्फ ए और बी पे डिपेंड करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं आपने कौन सा पाथ चुना, आपने ये वाला पाथ चुना, ये वाला, उनको कोई मतलब नहीं, बस आप इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाने चाहिए। जबकि पाथ फंक्शन यहाँ पे डिपेंड होता है कि आप कौन सा पाथ चुन रहे हो, वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हो। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जो वर्क डन है उसको मैं पी डेल्टा भी लिख सकता हूँ, अगर मैं डिफरेंशिएशन या स्मॉल वर्क डन की बात करूँ, बहुत छोटे से वर्क डन की बात करूँ, तो मैं डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम को मैं छोटा ले रहा हूँ तो डी वी लिख दिया। जब भी कोई डिफरेंशिएशन वाली बात है, आप छोटा अगर वॉल्यूम लेना चाहो तो डी वी रख दो, छोटा वर्क डन लिखना है तो डी डब्ल्यू रख दो। तो जस्ट अब इसको ऐसे कर सकते हो, तो पूरी आप एक क्वेश्चन में आप ये चीज रखोगे तो डी क्यू मतलब हीट इज इक्वल्स टू दो चीजें में बटेंगी, कौन सी, वर्क डन एंड इंटरनल एनर्जी को जो डी यू लिख दोगे, बस वर्क डन को और क्या लिख सकते हो, पी डी वी, जो कि आपने ऊपर पढ़ लिया है। तो ये पूरी आपकी क्वेश्चन बन जाएगी। आई होप कि आपको चीज समझ में आ रही हो। अब देखो बल्क चेंजेस के लिए यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे जस्ट ऊपर जो मैंने बताया, यहाँ पे V1 से लेकर V2 लिमिट्स आपकी हो जाएंगी, जस्ट ऊपर हमने जो बात करी वर्क डन के फॉर्मूले की इंटीग्रेशन वाले। आई होप कि यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ रही हो। अगर आपको तेज लग रहा हो, मैं बहुत तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसकी स्पीड कम कर सकते हो, यूट्यूब पे आपको ऑप्शन होता है। अगर आपको लगता है मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ तो स्पीड तेज भी कर सकते हो अपनी। आप घर बैठे देखो, ये 20 मिनट रिवीजन सीरीज आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रही है रिवाइज कराने में। जस्ट ये रिवीजन पर्पस वीडियो तो आपको और अच्छे से पढ़ना है, समझ गए। अब यहाँ पे भाई हीट के भी कुछ साइन कन्वेंशन है, आपको साइन कन्वेंशन से बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जब हीट यहाँ पे टेकन आउट करी जाए, ठीक है, कहाँ से, सिस्टम से हमने हीट निकाल ली, तो यहाँ पे जो आप हीट लोगे वो नेगेटिव लोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हीट ऐड अप करी जा रही है, हीट को मैं यहाँ पे सिस्टम पे हीट दे रहा हूँ, तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगी। तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं सिस्टम में हीट ऐड अप करता जा रहा हूँ तो ऐड अप हो रहा है ना, ऐड बढ़ आ रहा है तो मतलब पॉजिटिव हो गया। सिस्टम से मैं हीट निकाल रहा हूँ, नेगेटिव निकालता जा रहा हूँ तो नेगेटिव होता जा रहा है, तो इसलिए मैं नेगेटिव हीट वहाँ पे नेगेटिव लूंगा हीट की वैल्यू। आई होप कि आपको यहाँ पे चीज समझ में आ रही हो। सीधी सी बात है, व्हेन गैस कंप्रेसेस वर्क इज डन ऑन द गैस एंड द वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव। तो इस केस में वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव होगा कंप्रेशन के केस में। जबकि बात करूं अगर गैस एक्सपैंड हो रही है तो वर्क डन बाय द गैस यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे बाहर निकालने की एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा हूं। एक्सपैंड मतलब देखो, एक्सपैंड मतलब अपनी दुनिया को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो पॉजिटिव है ना। अगर मुझे कोई कंप्रेस करा तो नेगेटिव रहेगा, समझ गए, दोनों चीजें हम समझ रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली इंटरनल एनर्जी के केस में क्या है, व्हेन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, अगर यहाँ पे इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कम हो रही है तो डी यू आप नेगेटिव रखोगे, अगर भाई इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो पॉजिटिव रखोगे। सबसे सही तो भाई इंटरनल एनर्जी का है, अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव, कम हो रहा है तो नेगेटिव। वाह। तो अब हम बात करने वाले प्यारे से टॉपिक स्पेसिफिक हीट की। इसकी डेफिनेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने केमिस्ट्री में पढ़ी थी, आपको डायरेक्टली लर्न करना है, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज, यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड है टेम्परेचर को इंक्रीज करने की, कितने टेम्परेचर को इंक्रीज करने की, 1 डिग्री सेल्सियस, और क्या चीज, यूनिट मास के टेम्परेचर को इंक्रीज करना 1 डिग्री सेल्सियस से, या मैं बोल सकता हूँ 1 केल्विन से, उसको मैं बोल सकता हूँ स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए किसके लिए, यूनिट मास की सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, या फिर 1 केल्विन भी बोल सकता हूँ, उसको मैं बोलूंगा स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला में याद रखना है, डी क्यू इक्वल्स टू एम एच डेल्टा टी। तो यहाँ पे डी क्यू इक्वल्स टू एम एच डेल्टा टी आपको डायरेक्टली याद रखना है। मैंने एम इज द मास, एस इज द स्पेसिफिक हीट, और डी टी इज द स्मॉल टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला भी दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप लिमिट्स लगा सकते हो। तो यहाँ से आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने। नॉर्मल सी बात है, एम एस डेल्टा टी मन में बस जाना चाहिए, वर्क डन इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी मन में बस जाना चाहिए। तीसरा जो हीट होगी वो 2 में डिवाइड होगी, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ये आपको 3 फॉर्मूले हैं जो कि आपको मन में बस जाने चाहिए। आई होप कि आपको अभी तक बस भी गए होंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट सीपी सीवी की बात करते हैं। मैंने बहुत बार उसमें तो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। ऑलरेडी हम कितनी बार इसको मन में बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, बहुत सारे मॉड्यूल्स के, आपके जो कोचिंग वाले मॉड्यूल्स है, फिर आपके स्कूल की बुक्स के स्टार्टिंग में शुरू में लिखा होता है ऊपर ही सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो भाई सीपी एंड सीवी में क्या होता है, हम यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस, यहाँ पहले हम मास जो यूनिट मास के लिए ले रहे थे, अब यहाँ 1 मोल ऑफ गैस की बात करने लग गए, तो मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करूंगा, जिसको मैं सीपी एंड सीवी से भी डिनोट करता हूँ। यहाँ पे हमें ऐसा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मोलर स्पेसिफिक हीट की जूल पर मोल पर केल्विन, वेरी इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट। तो यहाँ तो सीपी बाई सीपी में क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी हो जाता है एंड कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी हो जाता है। सीपी सीवी जब भी तो पी एन वी लगाते हैं, तो इसका यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट है, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी कितनी बार कह
कह चुका हूँ, Cp अपॉन Cv इज इक्वल्स टू गामा, उसमें बताया था मैंने। तो यहाँ पे Cp एंड Cv का यहाँ पे आपको रिलेशन देखने को मिलता है, Cp अपॉन Cv इज इक्वल्स टू गामा। तो गामा का यहाँ पे डेफिनेशन आ गया, Cp को डिवाइड कर दो Cv से, ठीक है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट, गामा की इक्वल हो गया, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो Cp होती है वो ग्रेटर होती है Cv से, ये आपको एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। दूसरी बात ये भाई, ये फॉर्मूला तो हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। व्हाट इज R? R इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन हो सकती है, या फिर कैलोरीज की बात आए तो 2 कैलोरीज भी आप रख सकते हो। ये 2 कैलोरीज वाली चीज़ काफ़ी लोग मिस आउट कर देते हैं, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, आर की वैल्यू आप 2 कैलोरीज भी रख सकते हो। यहाँ पे कुछ और फॉर्मुलेज दे रखे हैं Cp एंड Cv के, आप इसको जरूर चेकआउट करो। गामा R अपॉन गामा माइनस 1, सिमिलरली Cv का R अपॉन गामा माइनस 1, ये दोनों फॉर्मुलेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये लर्न करने हैं, अब जितना समझाने का काम है समझा दिया, बट इस चैप्टर में काफ़ी सारे फॉर्मुलेज हैं। लास्ट में जब आप एंडिंग की तरफ जाते हो फिजिक्स में 11th की, तो आपको फॉर्मुलेज काफ़ी देखने को मिलते हैं, तो आपको डायरेक्टली लर्न करने। तो दोनों फॉर्मुलेज एक बार मारो, Cp माइनस Cv आपको R आपको ऑलरेडी पता है। अब क्या होता है यहाँ पे गैस के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो ये एक नया टर्म है आपके लिए, इसको मैं F से डिनोट करता हूँ, ठीक है। मोनोएटॉमिक का अलग होता है, डायटोमिक का अलग होता है, तो आपको ये याद रखना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, Cv एंड Cp के यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेज होते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के रिलेशन के अंदर, ठीक है। Cv इज इक्वल्स टू F अपॉन 2 इंटू R, Cp इज इक्वल्स टू 1 प्लस F अपॉन 2 इंटू R। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट की पावर इन्फिनिटी हो जाते हैं। ये दोनों फॉर्मूले मन के अंदर बहुत ज़्यादा बसे होने चाहिए, 100 पावर है ना, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Cv इज इक्वल्स टू F अपॉन 2 इंटू R एंड Cp इज इक्वल्स टू 1 प्लस F अपॉन 2 इंटू R। ये दोनों फॉर्मूले याद करो। एंड गामा का भी इंपॉर्टेंट है, गामा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 बाई एफ, एंड गामा क्या था, Cp अपॉन Cv गामा था ना, तो यहाँ पे आप गामा की जगह Cp अपॉन Cv भी रख सकते हो। तो ये आपको याद रखना, गामा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अपॉन एफ, ये तीनों फॉर्मुले याद करने हैं। तो यहाँ पे अब हमने एटॉमिसिटी भी दे रखी है, मैंने आपको एटॉमिसिटी ऑफ गैसेस दे रखी है, इनका Cp, Cv एंड गामा की वैल्यूज दे रखी है, आपको याद रखनी है। मोनो एटॉमिक के लिए 5/2R, Cv की वैल्यू 3/2 एंड गामा की वैल्यू 5/3, मतलब 1.67 के अराउंड हो जाती है। तो ये सारे जो पूरी टेबल है ये मन में लर्न होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना। ये अभी लग रहा होगा भाई ये तो कुछ नहीं है, बट सबसे ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, सारे के सारे लाइन से 1 2 3, और उसके बाद ये पूरी टेबल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको याद करना है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? समझ रहे हो? समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर कोई दिक्कत हो तो दोबारा वीडियो देख सकते हो, समझ में आएगा आपको। यहाँ पे सारी चीज़ याद रखने की, डायटोमिक की Cp क्या होती है, Cv क्या होती है, गामा की वैल्यू क्या होती है, तो जस्ट आपको याद रखना। गामा तो पता है ना, Cp अपॉन, देखो Cp एंड Cv की वैल्यू अगर याद है तो Cp अपॉन Cv कर दो तो गामा की वैल्यू हो जाएगी, R से R कट जाएगा, फिर पॉइंट में तो निकाल ही लोगे, बस नॉर्मल सी बात है। जो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है F यहाँ पे, तो उसकी भी मोनोटॉमिक डायटोमिक की वैल्यूज होती हैं कुछ, वो भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा। देखो यहाँ पे जो डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो है ना ये वाला फॉर्मुला Cp एंड Cv वाला, देखो Cp Cv वाला जो फॉर्मुला है इसको यहाँ पे इन्होंने मोनोटॉमिक, यहाँ पे एटॉमिसिटी है, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राई नॉन लीनियर, ट्राई लीनियर, इन सब की इन्होंने डायरेक्टली फॉर्मुला F डाल के यहाँ पे वैल्यूज निकाल दिया है, 5/2R, 7/2R, 4R। तो आप यहाँ से लर्न कर सकते हो। बट अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, यहाँ पे अलग से, जब वीडियो यहाँ पे खत्म होगी हमारी, तो जब आपको नोट्स देखने को मिलेंगे PDF में, तो यहाँ पे मैं अलग से मोनोटॉमिक, डायटोमिक की यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम लगा दूंगा। वहाँ से भी आप Cp एंड Cv की वैल्यू निकाल सकते हो, F की वैल्यू पुट करके जो ऊपर फॉर्मुलेज बताए, साथ साथ आप गामा की वैल्यू भी निकाल सकते हो अगर आप Cp एंड Cv को डिवाइड कर दोगे। बात खत्म हो गई। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस की बात करूँ तो आइसोथर्मल प्रोसेस, सबको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, जो टेम्परेचर हमारा होता है वो हमारा हो जाता है कांस्टेंट। ये हमें बचपन से पता हुआ, तो आपको याद रखना है, सीधी बात है। इसका इंडिकेटर डायग्राम जस्ट आप देख सकते हो, इस टाइप का ग्राफ बनता है। पी एंड वी की बात करूं, और यहाँ पे अगर आप पी एंड वी का देखो, ये हो गया ना वर्क, इसका मैंने बताया ऑलरेडी। पी वी का जो यहाँ पे एरिया इनक्लोज हो रहा है ग्राफ के अंदर, उसको मैं वर्क डिवाइड करता हूँ, ऊपर बता चुका हूँ, है ना। अगर मैं इसकी स्लोप की बात करूँ तो स्लोप tan थीटा होता है, मैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बस इसकी स्लोप की वैल्यू क्या होगी, -P/V, -P/V, याद रखना, याद रखो, -P/V। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व क्या होगा, -P/V, याद हो गया। अब इसकी वर्क डन, यहाँ पे हमें याद करना है, सारे प्रोसेस के बारे में वर्क डन की वैल्यू समझेंगे। तो वर्क डन का डायरेक्टली फॉर्मुला आइसोथर्मल, जब हम टेम्परेचर को T ले रहे हैं, N को नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं, उसका डायरेक्टली फॉर्मुला ये दो फॉर्मुलेज हैं गाइज, मन में बसा लो। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड है, तो आपको याद रखना है। वर्क डन का फॉर्मुला क्या है, 2.303 nRT log 10, क्योंकि यहाँ पे log का बेस है वो 10 ले रहे हैं, V2/V1 हो गया। एंड अगर मैं प्रेशर के टर्म्स में लिखूं तो P1/P2। तो याद रखना, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि V1 ऊपर था, V2 ऊपर था, P1 ऊपर था, P2 ऊपर नीचे था, क्या जो भी था ये होता है। V2 को आप ऊपर रखोगे
P1 को आप ऊपर रखोगे प्रेशर के केस में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो यहाँ पे क्या होता है, जो टोटल हीट होती है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। तो DQ इज इक्वल्स टू मैं 0 रख सकता हूँ, समझ गए। आपको जैसे ही एडियाबैटिक प्रोसेस का मन में नाम आए तो डायरेक्टली सोचना है कि जो DQ है वो 0 है, मतलब जो टोटल हीट है वो कांस्टेंट रहेगी। और यहाँ पे वॉल्स होती है कंटेनर की एंड द पिस्टन की बात करूँ यहाँ पे, तो वो बिल्कुल यहाँ पे इंसुलेटिंग होती है। तो आपको बस याद रखना है जिससे हीट का कोई ट्रांसफर ना हो सके। तो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज करती रहती है टेम्परेचर के चेंज होने से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये चीज़ है आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको लर्न करना है डायरेक्टली, लर्न इट, ठीक है। PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट TV गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट एज वेल एज P1 माइनस गामा T गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने हमेशा बताया जब ऐसा आ जाए कॉन्स्टेंट तो P1 V1 गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 गामा, ऐसा कर सकते हो। सिमिलरली इसके नीचे वाले केस में भी आप कर सकते हो, P1 की वैल्यू दे रखी होगी, V1 की दे रखी होगी, P2 की दे सकती है, P2 की निकालनी होगी। तो सिमिलरली जस्ट आप यहाँ पे फॉर्मुलेज में वैल्यूज पुट करोगे, इन तीनों फॉर्मुलेज की बात कर रहा हूँ, इसको जब इक्वेट करोगे कांस्टेंट रखोगे P1 V1 ऐसे करके, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। जस्ट वैल्यूज पूछेगा आपसे, वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो, आगे बढ़ो। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो स्पेसिफिक हीट है इस केस में वो 0 रहती है। इसका इंडिकेटर डायग्राम भी जस्ट आइसोथर्मल की जैसा है। यहाँ पे एडियाबैटिक में ज़्यादा स्टीप कर्व होता है आइसोथर्मल के कंपैरिजन में, तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है। तो देखो यहाँ पे एडियाबैटिक का जो कर्व का स्लोप है उसमें क्या एडिशन हो गया, यहाँ पे हो गया माइनस गामा P अपॉन V। आइसोथर्मल में क्या था, माइनस P अपॉन V, तो यहाँ पे जस्ट गामा का मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये आपको याद रखना है। देखो जो स्लोप है वो गामा टाइम्स बढ़ गया है आइसोथर्मल कर्व से, एंड और यहाँ पे जो एडियाबैटिक की इलास्टिसिटी है वो भी यहाँ पे गामा टाइम्स बढ़ गई है आइसोथर्मल के कंपेरिजन में। वर्क डन हमने बात करी थी आइसोथर्मल की, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, बट यहाँ पे भाई एडियाबैटिक भाई पीछे के छूटे। तो एडियाबैटिक का वर्क डन का फॉर्मूला ये होगा, डायरेक्टली आप इसको लर्न करोगे, तो इसको आपको डायरेक्टली लर्न करना है। तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, आइसोथर्मल का वर्क डन, आइसोथर्मल का कर्व, एडियाबैटिक का वर्क डन, एडियाबैटिक का कर्व, जो स्लोप बात कर रहा हूँ वो आपको दोनों लर्न करने हैं। अब कंपैरिजन कर लेते हैं यहाँ पे हम आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व्स की, ठीक है। अब ये ऑलरेडी देख चुके हो, देखो ये वाला मैं इसमें ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो एडियाबैटिक का कर्व वो आपको ज़्यादा स्टीप देखने को मिलेगा आइसोथर्मल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी आपको यहाँ पे देख रहे हैं दो ग्राफ, आइसोथर्मल यहाँ पे जो है 1 वाला नीचे वाला आइसोथर्मल है, दूसरा वाला ऊपर वाला एडियाबैटिक है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जो एडियाबैटिक का यहाँ पे स्लोप है, जो कर्व है वो ज़्यादा स्टीप देखने को मिलता है आइसोथर्मल के कंपैरिजन में। देखो 2 हमारा एडियाबैटिक याद रखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो वर्क डन है वो 2 का ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे एडियाबैटिक का वर्क डन ज़्यादा है, फाइनल प्रेशर यहाँ पे P2 ज़्यादा है। देखो P2 की तो नॉर्मल सी बात है ना, ऊपर ये देखो ये रहा प्रेशर, यहाँ पे P2 ज़्यादा हुआ, ये हमारा P1 हुआ, तो P2 हमारा ज़्यादा हुआ, प्रेशर भी हमारा एडियाबैटिक का ज़्यादा हुआ, सिमिलरली फाइनल टेम्परेचर भी हमारा एडियाबैटिक का ज़्यादा हुआ। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, वर्क डन ज़्यादा, वर्क डन इन 2 ज़्यादा मतलब एडियाबैटिक का ज़्यादा, प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा और टेम्परेचर आपको ज़्यादा। अब मैं बात करने वाला हूँ आइसोकोरिक प्रोसेस की। तो हमने यहाँ पे आइसोथर्मल की बात करी, एडियाबैटिक की बात करी, अब हम बात करने जा रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की। तो आइसोकोरिक पता है मैं ऑलरेडी क्या होता है, वॉल्यूम यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो जाता है, वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो क्या होता है डेल्टा V चेंज हो 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर वॉल्यूम V1 भी सेम रहा, V2 भी सेम रहा, तो 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0 तो हुआ, या फिर 2 में से 2 माइनस करोगे तो 0 तो रहा। तो अगर फाइनल इनिशियल पोजीशन आपकी सेम ही है तो आपका उसका चेंज जो है वो 0 आ जाएगा। इसलिए अगर यहाँ पे वॉल्यूम 0 हुआ तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला है P डेल्टा V। अगर डेल्टा V यहाँ पे हमारा 0 हो गया तो वर्क डन हो गया P इंटू 0, तो P इंटू 0 तो भाई 0 तो हो गया, किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली इस केस में आपका वर्क डन भी 0 हो जाएगा। इस केस में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी मैक्सिमम होती है पर वर्क डन यहाँ पे हमारा 0 हो जाता है। सो यहाँ पे इस केस में अगर वर्क डन हमारा 0 हो गया तो हमारा जो हीट एनर्जी है वो डायरेक्टली इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी। मैंने ऊपर बताया जो यहाँ पे हीट है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, पहला होता है इंटरनल एनर्जी, दूसरा होता है वर्क। अगर हमारा वर्क यहाँ पे 0 हो गया तो बचा कैसे हमारी इंटरनल एनर्जी, तो यहाँ पे इसलिए फॉर्मुला हो जाता है डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U। इंडिकेटर डायग्राम इसका डायरेक्टली आप ये समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, इसलिए सीधी लाइन बन गई। अगर यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है ऐसी लाइन बनती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो बल्क मॉड्यूलस आपको याद रखना है, बल्क मॉड्यूलस यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है इस वाले केस में इन्फिनिटी हो जाता है। याद रखनी है चीज़ें, समझ गए। कौन से केस में, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोबारिक की बात कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है तो डेल्टा P 0 हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, मैंने ऑलरेडी बताया था, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इस तरीके का यहाँ पे ग्राफ बनेगा, इसका वर्क डन निकालोगे तो यहाँ पे आपको वर्क डन भी निकल आएगा इस ग्राफ से। इस केस में देखो वर्क डन क्या होगा, मैंने ऑलरेडी बताया P डेल्टा V होता है, तो V2 माइनस V1, तो देखो डेल्टा V तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं ना, सिर्फ प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे PV इज इक्वल टू NRT आपने सुना होगा बहुत बार, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रेशर को डायरेक्टली यहाँ पे NRT के इक्वल रख देंगे, तो यहाँ पे NR डेल्टा T हो जाएगा वर्क डन की वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कंपैरिजन PV ग्राफ्स की, तो हम सारे ग्राफ्स एक बार दिखा लेते हैं। आइसोबारिक में क्या होता है, हमें पता है आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट है तो भाई ऐसे रख दिया, इसमें बल्क मॉड्यूलस 0 हो गया। आइसोकोरिक में क्या हो गया, मैंने बताया था वॉल्यूम के ऊपर यहाँ पे सीधी लाइन बन जाएगी, तो इसमें क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। मैं बात करूँ आइसोथर्मल की, तो आपको यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस प्रेशर के इक्वल देखने को मिलेगा, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एडियाबैटिक की तो गामा P के इक्वल देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बातें हैं, इलास्टिसिटी बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, देखना है कि भाई कौन सी लाइन कहाँ बन रही है,
कि कौन सा स्टीप कर्व है। स्टीप कर्व एडियाबैटिक में ज़्यादा आइसोथर्मल के कंपैरिजन में। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की, तो उन्होंने क्या कहा था भाई, जो हीट इंजन होते हैं, इन्होंने कहा था भाई ये इम्पॉसिबल चीज़ है हीट इंजन के लिए कि वो सारी हीट जो उसने एब्जॉर्ब की है वो ट्रांसफ़र उसको बिल्कुल कन्वर्ट कर दे किस में, बिल्कुल यूजफुल वर्क में। वो 100% कन्वर्जन नहीं हो सकता, उन्होंने ऐसे कहा। ठीक है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, बिल्कुल इक्वल 100% जितना उसने एब्जॉर्व किया उसको बिल्कुल वर्क में, बिल्कुल यूजफुल वर्क में वो कन्वर्ट कर दे, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले हीट इंजन की। ठीक है, हीट इंजन की बात हो रही है तो हीट इंजन के बारे में बात करेंगे। तो भाई डिवाइस यूज टू कन्वर्ट हीट एनर्जी को यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, उस डिवाइस का मैं प्यार से नाम दूंगा हीट इंजन का। इसकी वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, एक सोर्स होता है, एक सिंक होता है, एक इंजन होता है। T1 क्या है, T1 जो है टेम्परेचर ऑफ सोर्स है, T2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सिंक है। Q1 यहाँ पे Q1 हीट हो गया आपका जो यहाँ से जा रही है सोर्स से इंजन की तरफ। ये Q2 हो गया जो इंजन से सिंक की तरफ जा रही है। यहाँ पे जो बचा हुआ वर्क डन वो निकल रहा है, मतलब Q1 माइनस Q2, जो Q1 और Q2 का जो माइनस अगर सब्ट्रैक्शन में जो चीज़ बचेगी वो यहाँ पे वर्क डन के फॉर्म में निकल जाएगी। अब देखो यहाँ पे मेन फॉर्मुलेस पढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद क्या रखना है। इसमें T1 टेम्परेचर ऑफ सोर्स है, T2 टेम्परेचर ऑफ सिंक है। यहाँ पे क्या होता है, एफिशिएंसी हम निकालते हैं। तो एफिशिएंसी का डायरेक्टली फॉर्मुला होता है, पूछता है एफिशिएंसी ऑफ आपका हीट इंजन बताओ। तो क्या होता है वहाँ पे टेम्परेचर T1 की वैल्यू दे सकता है, Q1 Q2 देगा। तो यहाँ पे फॉर्मुला क्या है डायरेक्टली, N इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो Q2 अपॉन हम लोग को पता है, Q1 हम लोग को पता है। ठीक है, तो यहाँ मैं बात करने वाला हूँ कैरनोट हीट इंजन की। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, आइडियल गैस के यहाँ पे केस लेते हैं। यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये सारे टाइप के एक्सपेंशन हो रहे होते हैं साइक्लिक प्रोसेस के अंदर। तो मैं उसको कैरनोट इंजन का नाम देता हूँ। यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ सारी चीज़ें हो रही होती हैं। देखो यहाँ पे पूरा ये देखो ये पूरा ग्राफ है, इसमें देख सकते हो A से B में हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, B से C के अंदर हमारा एडियाबैटिक हो रहा है, C से D के अंदर हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, और यहाँ पे D से A के लिए हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये रहा, 1 माइनस T2 अपॉन T1 या फिर Q2 अपॉन Q1। T2 एंड T1 मैं आपको बता चुका हूँ क्या है, दोबारा सुन लेना, देख लेना। एफिशिएंसी का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर का जस्ट उल्टा होता है। T1 एंड T2 तो वही हम लेते हैं, सोर्स एंड सिंक का लेके चलते हैं, और यहाँ पे हम बस बीटा एफिशिएंसी की जगह बीटा ले लेते हैं। जैसे वहाँ पे हम ये ले रहे थे, यहाँ पे हम बीटा ले रहे हैं। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं इसको, हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। वहाँ पे हम एफिशिएंसी ले रहे हैं, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लेके चल रहे हैं। यहाँ पे क्या फॉर्मूला डायरेक्टली आपको याद करना है, Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। Q2 क्या है, ये रहा। Q1 क्या है, ये रहा। T1 क्या है, T2 क्या है, सब यहाँ इस डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा। PDF देखने को मिलेगी तो रिवाइज में और आपको मजा आ रहा होगा। और मैं यहाँ पे बीटा की वैल्यू लिख सकता हूँ T2 अपॉन T1 माइनस T2। ठीक है, ये सारे फॉर्मुलेज आपको लर्न करने हैं गाइज। आई होप कि गाइज आपको चैप्टर पसंद आया हो। ये सारे फॉर्मुलेज लर्न करने वाले जितना मुझे लगा मैंने आपको कोशिश करी समझाने की। आई होप कि गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसी बात पे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है इस टाइप की वीडियोस को बनाने में। ये नोट्स बहुत ज्यादा हैंड रिटन मेहनत से बनाए गए हैं। तो इस नोट्स के जो PDF है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, तो आप उसको वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ मैं काफी सारे अपने कवर सॉन्ग्स भी डालता रहता हूँ। एंड गाइस पेड म्यूजिक ट्रैक्स के लिए अपने भाई को फॉलो कर सकते हो, रिदम सक्सेना। उसका इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। विद दैट सेड गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय, बाय बाय।